गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, अभी तक हमने 6 सर्विसेज हमने करी हैं जो एग्जामिशन लिस्ट में कवर्ड है। पहले 4 पॉइंट्स जो हमने करे थे बेटा वो तो थे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। फिर हमने कल किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का केस 5th पॉइंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस 6th पॉइंट। चलो बच्चे आगे करना शुरू करते हैं। अगला आता है बेटा सर्विसेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। बेटा इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। उसने कहा है चैरिटेबल ट्रस्ट जो सर्विसेज देगी ना, कौन देगा बेटा? चैरिटेबल ट्रस्ट। वो क्या रहेंगी? एग्जेम्प्ट। बेटा शर्तें क्या क्या हैं? पहली शर्त तो ये है कि वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए बेटा अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो पहली शर्त तो है वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए and it must carry on charitable activities। तो याद रखना, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड दैट चैरिटेबल ट्रस्ट कैरीज आउट चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगी बेटा वो सब क्या है? एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो छोटा सा पॉइंट था बेटा। अच्छा 8th सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ, अब ये सुनना बेटा थोड़ा सा, कंडक्टिंग ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी। बेटा मेरी ना एक छोटी छोटी बातें बेटा हैं, सुनना जरा बेटा। उसने कहा है सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्टिंग ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी। मुझे एक बात बताओ बेटा, इसमें पता है कौन आता है बेटा? पंडित। जो पंडित होते हैं ना बेटा वो क्या कंडक्ट करते हैं? वो बच्चे रिलीजियस सेरेमनीज क्या करते हैं? कंडक्ट। जो पंडित्स होते हैं वो बेटा रिलीजियस सेरेमनीज क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। और मुझे एक बात बताओ, अब पंडितों को बेटा दक्षिणा देते हो तो कंसिडरेशन तो है भाई, पंडितों को उनकी सर्विसेज के बदले क्या देते हो? दक्षिणा देते हो। बेटा वो दक्षिणा पे क्या जीएसटी आएगा? नहीं बेटा, एग्जेम्प्ट रखा गया है, उस दक्षिणा पे जीएसटी नहीं आएगा। तो याद रखना, पंडित जो सर्विसेज आपको देते हैं और आप बदले में उनको दक्षिणा देते हो बेटा, उस दक्षिणा पे जीएसटी नहीं आता है, उसे क्या रखा गया है? एग्जेम्प्ट रखा गया है। फिर अगला, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। बेटा प्रिसिंक्ट्स क्या होता है? प्रिसिंक्ट्स होता है आपके कोई रिलीजियस प्लेस, मंदिर का जो एरिया होता है ना विद इन द बाउंड्रीज, मंदिर का एरिया विद इन बाउंड्रीज। मैं अभी बेटा आपको समझाता हूं, और मेरे साथ साथ बच्चे देखो बेटा, अज्यूम करो ये एक मंदिर है, ये पूरा मंदिर का एरिया है। ये पूरा आपका मंदिर का एरिया है बेटा। एक बात अगर आप नोटिस करो ना, तो मंदिर पूरे एरिया में नहीं होता है बेटा। मंदिर तो एक छोटा सा पार्ट होता है, वहां पर बेटा मंदिर होता है। तो ये तो हो गया मंदिर, ये तो हो गई रिलीजियस प्लेस। और बेटा ये जो बाकी एरिया है ना, सारा जो बाकी एरिया है, ये जो भी एरिया है बेटा, इसे हम कहते हैं प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। तो मंदिर को छोड़ के बाकी जो सारा एरिया है बाउंड्री के अंदर अंदर का, उसे बेटा हम क्या कहते हैं? प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। बेटा अब आपने अगर बड़े बड़े मंदिर देखे हो ना बेटा, मैं छोटे छोटे मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपने बड़े बड़े बेटा मंदिर देखे हो तो बेटा बड़े बड़े मंदिरों में ना, जैसे आपका तिरुपति मंदिर है या कुछ भी, मतलब बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनमें बच्चे बाउंड्री के अंदर ही बेटा रहने के लिए रूम्स भी होते हैं, जहां पर जो भक्त लोग आते हैं ना बहुत दूर दूर से, वो बेटा इन कमरों को बुक करवा के यहां पर बेटा स्टे कर सकते हैं। तो मंदिरों के अंदर ही रहने के लिए बच्चे क्या होते हैं? रूम्स होते हैं।
जिन्हें आप किराए पे ले सकते हो, जिन्हें आप किराए पे ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या होता है बेटा मंदिरों के अंदर? बेटा मंदिरों के अंदर दुकानें भी होती हैं, शॉप्स। आज के टाइम में तो बेटा मंदिर वगैरह भी पूरे के पूरे कमर्शियलाइज हो चुके हैं। अंदर बेटा आपने देखा होगा शॉप्स भी होती हैं, मंदिरों के अंदर ही शॉप्स भी होती हैं। भगवान की मूर्तियां वगैरह, प्रसाद वगैरह सब बेच रहे हैं बेटा। इसके अलावा बेटा मंदिरों में ना कम्युनिटी हॉल्स वगैरह भी होते हैं। इसके अलावा बेटा मंदिर के प्रेमाइसिस के अंदर कम्युनिटी हॉल्स वगैरह भी होते हैं। अब बेटा ये कम्युनिटी हॉल्स क्या हैं? आपने बेटा देखा होगा सामूहिक विवाह होते हैं, जहां पर से 100 जोड़ों के एक साथ विवाह हो रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े बेटा कम्युनिटी हॉल्स हैं, जहां पर एक साथ 50 या 100 कपल्स की बेटा क्या होती है, मैरिज। तो आप इन कम्युनिटी हॉल्स को मैरिज पर्पस के लिए बुक करवा सकते हो आप चाहो तो आज के टाइम में बेटा ये जो मंदिर है ना, ये पूरे तरीके से बेटे कमर्शियलाइज हो चुके हैं। रहने के लिए रूम्स भी हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो शॉप्स भी आपको किराए पे मिल जाएंगी, और मैरिज वगैरह करने के लिए तो कम्युनिटी हॉल्स हैं ही हैं। अब सुनो बेटा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मंदिरों के अंदर जो रूम्स हैं उनका बताओ मंदिर क्या चार्ज कर रही है? किराया चार्ज कर रही है बेटा। ऐसी बच्चे आपने शॉप्स खोल रखी हैं बेटा मंदिर के अंदर, उसका भी मंदिर आपसे क्या चार्ज कर रहा है? रेंट चार्ज कर रहा है। मैरिज के लिए अगर कम्युनिटी हॉल्स बुक कराते हो तो बेटा उसका भी आपसे रेंट लिया जा रहा है। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, मेरे साथ साथ बेटा पढ़ोगे भी, ये देखो। रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। देखना बेटा, रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर लेस देन 1000 एग्जेम्प्ट। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर मंदिर आपसे रूम का रेंट लेस देन 1000 चार्ज कर रहे हैं ना पर डे, तो बेटा एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर 1000 रुपीज से कम चार्ज कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है बेटा। 1000 या उससे ऊपर अगर चार्ज करेंगे वो तो टैक्सेबल होगा बेटा। ठीक है, ये तो हो गया रूम्स की बात। फिर देखो, रेंटिंग ऑफ प्रेमाइसेस, जैसे कम्युनिटी हॉल्स आपने किराए पे लिया या कल्याण मंडपम आपने किराए पे लिया एक्सेट्रा, वेयर चार्जेस आर लेस देन ₹10,000 पर डे, तो एग्जेम्प्ट है बेटा। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, कोई पर्सन अगर मैरिज के लिए कम्युनिटी हॉल बुक करवाता है और उससे मंदिर ले रहा है 10,000 रुपए पर डे से कम, तो बेटा एग्जेम्प्ट है। तो अगर 10,000 रुपए या उससे ऊपर ले रहा है तो टैक्सेबल है बेटा, 10,000 से कम ले रहा है तो एग्जेम्प्ट है। और सेम शॉप्स का भी बेटा कुछ ऐसा ही है। देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है रेंटिंग ऑफ शॉप्स वेयर चार्जेस आर लेस देन ₹10,000 पर मंथ। बेटा शॉप का रेंट पर डे थोड़ा ना जाता है, शॉप का रेंट तो बेटा पर मंथ होता है। तो उन्होंने कहा अगर शॉप का रेंट आप 10,000 पर मंथ से कम दे रहे हो तो बेटा क्या है, एग्जेम्प्ट। अगर 10,000 या उससे ऊपर दोगे तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सब बताओ बेटा, बात समझ आई पक्का? तो ये आपका बच्चे पूरा 8th पॉइंट है। कॉपी कर लो बच्चे। अच्छा करें बेटा आगे, देखो। अच्छा एक और पॉइंट बेटा खास कुछ नहीं है इसमें, देखो। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग
इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स, कल्चर और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो बेटा चैरिटेबल एंटिटी जो है, जो रजिस्टर्ड है बेटा सेक्शन 12AA में, वो क्या करवा रही है बेटा? वो कोचिंग प्रोवाइड करवा रही है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही है। बेटा किस चीज़ की कोचिंग, किस चीज़ की ट्रेनिंग? इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अब चाहे वो आर्ट्स की हो, चाहे वो कल्चर की हो, या वो स्पोर्ट्स की हो, बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो चैरिटेबल एंटिटी जो 12AA में क्या है, रजिस्टर्ड, वो ट्रेनिंग, कोचिंग प्रोवाइड कर रही है इन आर्ट्स, स्पोर्ट्स और कल्चर, एग्जेम्प्ट रहेगा बेटा, एग्जेम्प्ट रहेगा। बात समझ आई बेटा? अच्छा, 10th पॉइंट, सर्विसेज बाय होटल एटसेट्रा। अब सुनो बेटा, जो होटल्स होते हैं, गेस्ट हाउसेज होते हैं, क्लब्स होते हैं, कैंप साइट्स होते हैं, इन्स होते हैं बेटा, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस। तो मेरे को एक बार बताओ बेटा, होटल्स आपको बेटा रहने की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, गेस्ट हाउसेस, क्लब्स, कैंप साइट्स, इन्स, हाउस बोट्स। बेटा कश्मीर वगैरह में, केरला वगैरह की साइड तो हाउस बोट्स का बहुत रिवाज है। तो मेरे को बताओ, हाउस बोट्स में क्या कर सकते हो आप बेटा? 1 नाइट के लिए आप हाउस बोट बुक करवा सकते हो बेटा, और उसमें रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो कश्मीर या केरला जाते हैं बेटा, वो हाउस बोट्स वगैरह में एक रात के लिए जरूर क्या करते हैं, स्टे करते हैं। तो मुझे एक बार बताओ, होटल्स, गेस्ट हाउसेज, लॉजेस, क्लब्स, कैंप साइट्स, हाउस बोट्स, इन्स, जो भी नाम कह लो बेटा, जो भी नाम, ये आपको रहने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, मतलब आप जो इनको रेंट पे करोगे ना, टैरिफ जो आप पे करोगे, उस पर बेटा जीएसटी नहीं आएगा। शर्त एक है, प्रोवाइडेड टैरिफ इज लेस देन और इक्वल टू 1000 पर डे। बेटा याद रखना, लेस देन और इक्वल टू, मतलब अगर ये आपसे टैरिफ 1000 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं ना, तो भी बेटा एग्जेम्प्ट है। हां, अगर ये टैरिफ 1000 रुपए से ऊपर चार्ज करेंगे तो बेटा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। समझ आ रहे हैं बेटा पॉइंट सबको? बेटा ये ना एक डिफरेंस है जो थोड़ा सा याद रखना। मंदिरों में अगर रूम लेके रहते हो ना बेटा, वहां पर एग्जेम्पशन सिर्फ तब है अगर रेंट लेस देन 1000 है। तो यानी अगर 1000 है मंदिर के रूम का रेंट, तो बेटा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर नॉर्मल जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस, क्लब्स, कैंप साइट्स, लॉजेस, हाउस बोट्स, इन्स, यहां पर बेटा रेंट अगर 1000 रुपए होगा तो एग्जेम्प्ट है। हां, 1000 रुपए से ऊपर होगा तो टैक्सेबल है बेटा। तो ऊपर लेस देन और इक्वल टू नहीं है, यहां पर लेस देन और इक्वल टू है, यह ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, चलो फिर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आप शुरू करने वाला हूं, देखना मेरी बात ध्यान से। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिलेटेड सर्विसेज। मैं आपसे बेटा थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखना है और मेरे साथ साथ। अच्छा पहले बेटा मुझे ये बताओ, पॉइंट नंबर आपका 11 है, ध्यान से सुनिए बस मेरी बात। पॉइंट का नाम है एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिलेटेड एक्टिविटीज। ध्यान से सुनना बस, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिलेटेड एक्टिविटीज। बेटा अगर हम इस पॉइंट को देखें ना, तो इस पॉइंट में बच्चे दो चीजें कवर करी हैं उन्होंने। एक तो है एग्रीकल्चर, और एक है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ध्यान से बेटा मेरी बात सुनिए। बेटा एग्रीकल्चर का हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मतलब होता है बेटा कृषि।
तो बेटा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या हुआ फिर? कृषि उत्पाद। तो बेटा ये वाला पॉइंट दो चीजें कवर करता है, सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर यानी कृषि, एंड सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी कृषि उत्पाद। अच्छा, अब बेटा एक बात और, बेटा वैसे एग्रीकल्चर में ना, जब हम वर्ड एग्रीकल्चर सुनते हैं ना बेटा, तो हमारे दिमाग में आता है खेती बाड़ी। वर्ड जो एग्रीकल्चर है हमारे दिमाग में एकदम से बेटा आता है खेती बाड़ी। बेटा खेती बाड़ी इज एग्रीकल्चर, लेकिन बच्चे खाली खेती बाड़ी इज नॉट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बेटा दो चीजें आती हैं, एक तो है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स जिसे आप खेती कहते हो, एक तो है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स यानी खेती, और दूसरा होता है बेटा रेयरिंग ऑफ एनिमल्स यानी पशुपालन। बेटा पशुपालन इज ऑल्सो एग्रीकल्चर। खेती तो एग्रीकल्चर है ही है बेटा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे। पशुपालन बेटा, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, मुर्गियां पालते हैं बेटा, आपने डेयरी खोल के रखी हुई है, आप गाय भैंस पालते हो बेटा, बकरियां पालते हो, वो सब बेटा एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो एक बात याद रखना, एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती नहीं आती है, खेती तो एग्रीकल्चर है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। पशुपालन इज ऑल्सो एग्रीकल्चर। ठीक है, कॉपी करो बेटा, फिर मैं आगे डिस्कस करना शुरू करता हूं आपसे। चलो अब मेरी बात साथ साथ ना बेटा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब मेरी बात तरह ना थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। ये देखो, पहले ना कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स की बेटा बात करते हैं। यहां पर देखना बेटा ध्यान से, पता है क्या बच्चे, इमेजिन करो आपने शुगर केन की फसल लगाई, क्रॉप्स ऑफ शुगर केन। बेटा शुगर केन की फसल लगाना इज एग्रीकल्चर। शुगर केन की फसल लगाना इज एग्रीकल्चर। अब बताओ बेटा, शुगर केन की फसल लगा के क्या निकलेगा बेटा, क्या प्रोड्यूस होगा? शुगर केन, वो शुगर केन है बेटा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कृषि उत्पाद। फसल लगाना इस कृषि, शुगर केन का निकलना इस कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपने क्रॉप्स लगाई वीट की, गेहूं की फसल लगाई बेटा, उससे बच्चे गेहूं प्रोड्यूस हुई, तो गेहूं की फसल लगाना इस कृषि, गेहूं का प्रोड्यूस होना इस कृषि उत्पाद यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अच्छा ऐसे ही बेटा आप टोमेटोज उगा रहे हो, टोमेटोज के बीज वगैरह बोए आपने बेटा, उससे क्या प्रोड्यूस हुए? टोमेटोज प्रोड्यूस हुए। तो बेटा टोमेटोज की फसल लगाना, टोमेटोज के बीज बोना इज एग्रीकल्चर, कृषि। टोमेटोज का प्रोड्यूस होना इस कृषि उत्पाद। ऐसे ही बेटा आपने पोटैटोज उगाए, पोटैटोज की फसल लगाई, बीज वगैरह बोए, उससे क्या प्रोड्यूस हुए बेटा? पोटैटोज प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो याद रखना पोटैटोज की फसल लगाना, बीज बोना इज एग्रीकल्चर, कृषि। पोटैटोज का प्रोड्यूस होना इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बेटा बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा एग्रीकल्चर, और शुगर केन, वीट, टोमेटोज, पोटैटोज का प्रोड्यूस होना इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो फसल लगाना इज एग्रीकल्चर और फिनिश्ड गुड्स का प्रोड्यूस होना इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अच्छा ये तो बात होगी बेटा खेती की। अच्छा अगर मैं पशुपालन की बात करूं बेटा, तो बेटा मैं मुर्गियां पालता हूं, मैं मुर्गियां पालता हूं बेटा। बेटा मुर्गियां पाल के क्या प्रोड्यूस होता है? एग्स। बेटा वो एग्स हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो मुर्गियों को पालना इज एग्रीकल्चर। मुर्गियां
अंडे देंगी, वो अंडे बेटा क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ऐसी बेटा मैंने काउस, बफेलोज मैंने पाली बेटा। काउस और बफेलोज को पालना, या फॉर दैट मैटर बेटा गोट्स, गोट, काउ, बफेलोज, गोट्स को पालना इज एग्रीकल्चर, पशुपालन। और ये क्या प्रोड्यूस करेंगी बेटा, मिल्क। मिल्क इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सब बताओ बेटा, बात समझ आ रही है सबको, पक्का क्लियर हो रहा है? तो बेटा अब मेरी जरा थोड़ी सी ना मैं बात आपसे जरा डिस्कस करूंगा, सुनो। तो बेटा एक बात मैं आपको और बताऊं, सुनो ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। तो बेटा बेसिकली बच्चे ऐसी बेटा अगर मैं शीप की बात करूं, मैं शीप पालता हूं, शीप से बेटा क्या प्रोड्यूस होगी, वूल। दैट इज शीप को पालना इज एग्रीकल्चर, वूल का प्रोड्यूस होना इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो बेटा ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा, ये वाला जो क्लॉज है ना, हम जो 11th पॉइंट कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्रीकल्चर को कवर करता है, यानी खेती और पशुपालन, और उससे जो प्रोड्यूस निकलता है उसको कवर करता है बेटा। लेकिन बच्चे एक बात याद रखना, ये वाला पॉइंट प्रोड्यूस के प्रोड्यूस को बेटा कवर नहीं करता है। मैंने क्या कहा, ये वाला पॉइंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कवर करेगा, ये वाला पॉइंट प्रोड्यूस के प्रोड्यूस को कवर नहीं करता है। जैसे बेटा जब आप शुगर केन को फर्दर प्रोसेस करोगे बेटा, तो शुगर प्रोड्यूस होगी। बेटा ये शुगर क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है? नहीं बेटा, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्रोड्यूस है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो शुगर केन था, शुगर प्रोड्यूस का प्रोड्यूस है। बात समझ आई? ऐसी बेटा वीट, गेहूं, गेहूं को फर्दर प्रोसेस करके हमने आटा बनाया बेटा, फ्लोर। तो गेहूं तो कवर्ड है बेटा इस वाले क्लॉज में, लेकिन आटा कवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आटा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, आटा प्रोड्यूस का प्रोड्यूस है। ऐसी बेटा टोमेटोज को आगे फर्दर प्रोसेस करके आपने केचप बनाई, सॉस। तो बेटा याद रखना, टोमेटोज कवर्ड है, सॉस कवर्ड नहीं है, क्योंकि टोमेटोज तो है प्रोड्यूस, लेकिन सॉस है प्रोड्यूस का प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस का प्रोड्यूस कवर्ड नहीं है बेटा। पोटैटोज से आपने चिप्स बनाए, याद रखना पोटैटोज कवर होते हैं लेकिन चिप्स कवर नहीं होते हैं, चिप्स प्रोड्यूस का प्रोड्यूस है। बेटा एग से ऑमलेट बनाया, तो मुझे बताओ एग्स तो कवर्ड हैं क्योंकि एग्स है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेकिन ऑमलेट कवर्ड नहीं है बेटा, क्योंकि ऑमलेट है प्रोड्यूस का प्रोड्यूस। ऐसी बेटा मिल्क, मिल्क से मैंने मिल्क बादाम बनाया फर्दर प्रोसेस करके, याद रखना मिल्क बादाम कवर्ड नहीं है बेटा, क्योंकि मिल्क बादाम मिल्क का प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस का प्रोड्यूस है बेटा, वो कवर नहीं होती है। वूल से मैंने गारमेंट्स बनाए, तो बेटा गारमेंट्स कवर नहीं होते हैं क्योंकि गारमेंट्स प्रोड्यूस का प्रोड्यूस है। तो ये आपके बेटा टैक्सेबल होंगे, ये आपके टैक्सेबल होंगे, ये इस पॉइंट में कवर नहीं होते हैं। हां, आप जो खेती करते हो बेटा वो एग्जेम्प्ट है, आप जो पशुपालन करोगे वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, खेती और पशुपालन करके जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन प्रोड्यूस का प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है बच्चे। पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ? ऐसी बेटा मुझे एक बात बताओगे, राइस, सोचना बेटा, सोचना, एक आपसे पूछता हूं, राइस बेटा चावल प्रोड्यूस है या प्रोड्यूस का प्रोड्यूस है? राइस, सोचो बेटा, प्रोड्यूस है, राइस प्रोड्यूस है या प्रोड्यूस का प्रोड्यूस है? बेटा राइस प्रोड्यूस नहीं है, राइस प्रोड्यूस का प्रोड्यूस है। आपने राइस को बेटा कभी खेतों में लगा हुआ देखा है?
खेतों में लगती है बेटा राइस? नहीं, राइस बेटा आपको पता है बच्चे पैडी होती है, धान की फसल जिसे हम कहते हैं। तो पैडी की फसल लगाना, धान की फसल बेटा, धान बेटा, धान की फसल लगाना इज एग्रीकल्चर। उससे बेटा क्या प्रोड्यूस होती है? उससे प्रोड्यूस होती है पैडी। पैडी इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। लेकिन बेटा पैडी को ना शेलर्स होते हैं बेटा, पैडी को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं शेलर्स के थ्रू, तब जाके बेटा क्या प्रोड्यूस होती है? राइस। तो याद रखना राइस कवर्ड नहीं है 11th पॉइंट में बेटा, पैडी कवर्ड है, राइस कवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि राइस प्रोड्यूस नहीं है, राइस प्रोड्यूस का प्रोड्यूस है। ये याद रखना बेटा। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात और याद रखना, मैं आपको बता दूं बेटा, बेटे पशुपालन में ना सारे एनिमल्स कवर्ड है बेटा, सारे एनिमल्स एक्सेप्ट बेटा, एक्सेप्ट हॉर्सेस कवर्ड नहीं है, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस। यानी हॉर्सेस से रिलेटिंग सर्विसेज बेटा एग्जेम्प्ट नहीं होंगी, वो टैक्सेबल होंगी। हॉर्सेस से रिलेटिंग जो सर्विसेज हैं वो बेटा टैक्सेबल होंगी। हाँ, हॉर्सेस के अलावा बाकी सब बेटा एग्जेम्प्ट है। बहुत से लोग बेटा सिल्क वॉर्म पालते हैं। सिल्क वॉर्म मतलब रेशम का कीड़ा, उससे बेटा सिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सिल्क इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। लेकिन सिल्क को फर्दर प्रोसेस करके अगर आप गारमेंट्स बना दो तो बेटा गारमेंट्स आपका प्रोड्यूस है, टैक्सेबल हो जाएगा। कॉपी करो बेटा इसे, फिर हम आगे चलते हैं। तो बेटा याद रखना ये वाला पॉइंट सिर्फ किसको कवर कर रहा है? प्रोड्यूस को कवर कर रहा है, और प्रोड्यूस के प्रोड्यूस को कवर कर रहा है। सॉरी, ये एग्रीकल्चर को कवर कर रहा है और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कवर कर रहा है। ये प्रोड्यूस के प्रोड्यूस को कवर नहीं करता है। प्रोड्यूस का प्रोड्यूस बेटा टैक्सेबल होगा। बात समझ आई बच्चे? अच्छा, अब मेरी बात बेटा सुनना ध्यान से। ये तो बेटा मैंने अभी मतलब आपको समझाया एग्रीकल्चर का और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। बेटा अब हम समझेंगे कौन कौन सी रिलेटेड एक्टिविटीज को बेटा एग्जेम्प्ट करा गया है। एग्रीकल्चर से रिलेटिंग कौन सी सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटिंग कौन सी सर्विसेज हैं जिनको एग्जेम्प्ट रखा गया है। आओ बेटा मेरे साथ साथ, ये देखो, सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय वे ऑफ, कौन कौन सी सर्विसेज को बेटा एग्जेम्प्ट रखा गया है। बेटा ये ना ऑल्दो लिखा हुआ इस ऑर्डर में, लेकिन मैं आपको ना बेटा सीरियल ऑर्डर में पढ़ाऊंगा। ये सुनना, कौन से ऑर्डर में, मेरी बात सुनना। सबसे पहले बेटे आप पढ़ोगे ये वाला पॉइंट, ये फर्स्ट है बेटा, क्या है? रेंटिंग, ये ऑफ होगा, रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट लैंड विद और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। आओ एक डायग्राम बनाते हैं बेटा, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे पूरा। बनाओ बेटा एक डायग्राम। सारी सर्विसेज ना बेटा इसी डायग्राम में कवर करेंगे, साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा, मेरी बात सुनिए बस। ठीक है बेटा, अज्यूम करना ये बेटा एक वेकेंट लैंड है, एक जमीन है बेटा। ठीक है, अज्यूम करो बेटा मैं एक किसान हूं, लेकिन खेती करने के लिए बेटा मेरे पास जमीन नहीं है, जमीन नहीं है। तो मैंने बेटा किसी जमींदार की जमीन मैंने बेटा किराए पे ले ली। ध्यान से सुनना जो मैं कहूँगा। खेती मैं करना चाहता हूँ, लेकिन खेती करने के लिए बेटा मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो मैंने किसी ज़मींदार से उसकी ज़मीन खेती के लिए मैंने किस पे ले ली बेटा? किराए पे ले ली। तो ये वो वेकेंट लैंड है जो मैंने किस पे लिया? किराए पे।
तो बेटा इसका जो किराया दोगे ना ज़मींदार को, उस पे बेटा जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। और आपको समझ भी आता है ना, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, खेती के लिए है ना बेटा। और खेती को बेटा साफ सीधी बात है, गवर्नमेंट इंकरेज करना चाहती है खेती को। भाई किसान लोग जिनकी वजह से हम अनाज खाते हैं बेटा, उनके सर्विसेज पे जीएसटी लगाना सही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम्हें खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए, खेती किराए पे, आपका ज़मीन किराए पे ले लो, जो किराया दोगे उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो वेकेंट लैंड अगर मैंने किराए पे लिया तो उस पर बेटा जीएसटी नहीं आता है, एग्जेम्प्ट रखा गया है। अच्छा, अब बेटा एक बात और बताओ, खेती करने के लिए आपको कुछ मशीनरीज की ज़रूरत भी पड़ेगी बेटा, ट्रैक्टर वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ेगी ना। तो बेटा मैंने ना मशीनरीज भी किराए पे ले ली। खेती करने के लिए मैंने 2 मशीनरीज बेटा किराए पे ले ली। ये वो 2 मशीनरीज हैं, इन्हें हम कहते हैं एग्रो मशीनरी। ये बेटा मैंने किराए पे ले ली, ठीक है। तो याद रखना बेटा, इनका जो किराया दोगे उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। क्या रखा गया है बच्चे? एग्जेम्प्ट रखा गया है। बात समझ आ गई? ये हमारा बेटा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मैंने खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए थी, ज़मीन किराए पे ली, किराए पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। खेती करने के लिए मुझे मशीनरी ट्रैक्टर वगैरह की ज़रूरत थी, वो भी मैंने बेटा किराए पे ले ली, उसके किराए पे भी जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट है। क्यों? एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद साथ साथ बेटा पढ़ते जाओ मेरे। तो क्या कहा है उसने? रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट लैंड विद और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। पता है उन्होंने क्या कहा बेटा? विद और विदाउट स्ट्रक्चर। विद और विदाउट स्ट्रक्चर मतलब अगर आपको बेटा याद हो तो इनकम टैक्स एक्ट में मैंने एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर आपको करवाया हुआ है बेटा, और मैंने बताया था कई बार जो किसान होते हैं ना, उन्हें अपने रहने के लिए एक स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं इस लैंड पे। तो उन्होंने कहा लैंड पे ये स्ट्रक्चर बना है या नहीं बना है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो साफ सीधी बात है, वेकेंट लैंड है विदाउट स्ट्रक्चर तो भी एग्जेम्प्ट है, विद स्ट्रक्चर है तो भी एग्जेम्प्ट है। पक्का बताओ बेटा, समझ आया? अच्छा, अब सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट बच्चे हम पढ़ेंगे ये वाला, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। चलो, तो बेटा मेरे को लैंड मिल गया खेती करने के लिए, मुझे मशीनरीज मिल गई खेती करने के लिए। अब बेटा मुझे चाहिए मैन पावर, किसान चाहिए मुझे जो खेती करेंगे। सारा काम मैं तो नहीं कर सकता ना, मुझे लेबरर चाहिए बेटा खेती करने के लिए। अब मैंने क्या करा बेटा, आज के टाइम में ना बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पता है कौन सी सर्विसेज देती हैं बेटा? मैन पावर सप्लाई सर्विसेज देती है। मतलब आपको वो मैन पावर प्रोवाइड करती हैं बेटा। बहुत से आपने नोटिस किया होगा सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस, तो बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो आपको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती हैं, वॉचमैन प्रोवाइड करती हैं, कुक प्रोवाइड करती हैं। उनका काम ही ये है, वो मैन पावर सप्लाई करती हैं। तो मैंने बेटा मैन पावर सप्लाई की सर्विस ली, मैंने लेबरर्स एम्प्लॉय करवाए, मैन पावर सप्लाई सर्विस ली बेटा मैंने। ये हैं बेटा फार्म लेबरर्स, फार्म लेबरर्स। तो बेटा याद रखना, जो एजेंसीज आपको मैन पावर सप्लाई करती है ना, जो एजेंसीज आपको मैन पावर सप्लाई करती हैं बेटा, वो आपसे कंसिडरेशन भी चार्ज करेंगी। याद रखना, उस कंसिडरेशन पे जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो मैन पावर सप्लाई कर रही हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट।
तो जो एजेंसी आपको मैन पावर सप्लाई कर रही है, लेबरर सप्लाई कर रही है आपके फार्म पे काम करने के लिए, किसान सप्लाई कर रही है, उनकी सर्विसेज पे बेटा जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। बात बताओ बेटा, समझ आई? ये आपका बेटा हो गया सेकंड पॉइंट। अच्छा देखो क्या था हमारा सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। तो याद रखना, जो मैन पावर सप्लाई एजेंसीज आपको किसान सप्लाई कर रही हैं, आपसे वो कंसिडरेशन ले रही हैं, लेकिन उनके कंसिडरेशन पे जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। अच्छा इसके बाद थर्ड पॉइंट बेटा, ये सुनो, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस लाइक कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन एंड टेस्टिंग। मैं अभी आपको बेटा समझाता हूं, थोड़ा थोड़ा आपसे बेटा डिस्कस करूंगा। सुनो बेटा, पता है क्या, मेरी बात समझना, एक बात याद रखना, जब आप खेती करते हो ना बेटा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको बेटा कंसीडर करके चलने पड़ते हैं। क्या? जैसे जो जमीन है, मिट्टी जो है वो उपजाऊ है या नहीं, मतलब उस पे जो फसल उगेगी वो सही उगेगी, अच्छी फसल उगेगी या नहीं। बेटा अल्टीमेटली तो मिट्टी पे डिपेंड करता है ना। मिट्टी अगर उपजाऊ है तो फसल अच्छी उगेगी, मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो फसल अच्छी नहीं उगेगी। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं बेटा जो आपको ना सर्विसेज देती हैं, जैसे सॉइल टेस्टिंग की सर्विस देती है। वो आपको ये पता करके बताएंगी कि मिट्टी आपकी उपजाऊ है या नहीं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो बेटा सीड टेस्टिंग की सर्विस देती हैं, मतलब जो सीड्स आप बोने वाले हो, फसल उन सीड से अच्छी उगेगी या नहीं। अच्छा, टाइम टू टाइम आपको बेटा प्लांट प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा, आपको बेटा कोई स्प्रे वगैरह छिड़कवाना पड़ेगा ताकि आपका कोई इन्फेक्शन वगैरह क्रॉप्स को ना लगे। तो आप क्या करवाते हो बेटा, कीड़ा ना लगे, प्लांट प्रोटेक्शन करवाते हो। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको प्लांट प्रोटेक्शन की सर्विसेज देंगी, ठीक है। अच्छा फिर सुनो, बहुत सारी एजेंसीज हैं बेटा जो कल्टीवेशन की सर्विसेज देती हैं। कल्टीवेशन मतलब फसल बोना, फसल बोना। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो हार्वेस्टिंग की सर्विसेज देती हैं। हार्वेस्टिंग मतलब बेटा फसल काटना, कल्टीवेशन मतलब बोना, हार्वेस्टिंग मतलब काटना। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो थ्रेशिंग की सर्विसेज देती हैं। बेटा थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग क्या होता है, जैसे बेटे आपने कभी देखा होगा, जैसे फसल होती है ना बेटा, जैसे शुगर केन है, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा ये शुगर केन है। आपने देखा होगा शुगर केन, जब शुगर केन की फसल काटी जाती है ना बेटा, तो शुगर केन के साइड में ऐसे होता है। तो बेटा हम क्या करते हैं थ्रेशिंग में, जो एडिबल पार्ट होता है ना, मतलब शुगर केन, उसको इनएडिबल पार्ट से सेपरेट करते हैं। तो बेटा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इनएडिबल पार्ट है। तो बेसिकली थ्रेशिंग वाले क्या करेंगे, आपके एडिबल पार्ट को यानी शुगर केन को इनएडिबल पार्ट से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। आपसे क्या लेंगे, इस बात का कंसिडरेशन लेंगे। तो मैंने सॉइल टेस्टिंग की सर्विस ली, मैंने सीड टेस्टिंग की सर्विस ली, मैंने प्लांट प्रोटेक्शन की सर्विस ली, मैंने कल्टीवेशन की सर्विस ली, मैंने हार्वेस्टिंग की सर्विस ली, मैंने थ्रेशिंग की सर्विस ली। बेटा ये सारी सर्विसेज क्या रखी गई हैं बेटा, एग्जेम्प्ट रखी गई हैं। क्यों बेटे, एग्रीकल्चर संबंधित है ना, तो एग्रीकल्चर संबंधित जो भी सर्विस लोगे बेटा एग्जेम्प्ट है। समझ आ रही है बेटा बात? ये आपका बेटा हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आपकी फसल उगाई जाएगी और बाद में बेटा फसल को काटा जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ, ये वाला बेटा फोर्थ क्या है बेटे, ये प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म लाइक टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग
trimming, sun drying, curing, sorting, cooling, bulk packaging. Such processes are necessary to make the product marketable and they do not alter essential characteristics of agricultural produce. अब सुनो बेटा, इमेजिन करो आपने फसल लगाई, क्रॉप्स उग गई, तो आपने फसल को क्या कर दिया, काट दिया, एडिबल पार्ट को इनएडिबल पार्ट से क्या कर दिया, सेपरेट। अगर आपको बेटा एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बेटा, जैसे मैंने एप्पल्स का एग्जांपल लिया था अपने वाले एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर में, अगर आपको याद हो बेटा एप्पल्स जब पेड़ से तोड़ते हो ना, तो तोड़ के वो सीधे मार्केट में बेटा बिकने नहीं जाते, क्योंकि ना अगर एप्पल्स को एज इट इज मार्केट में बेचोगे तो अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा किसान को मार्केट में। तो बेटा कुछ प्रोसेसेस आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे करने पड़ते हैं टू मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल। तो बेटा याद रखना, एप्पल्स को मार्केट में बेचने जाने से पहले आपको एप्पल्स की क्लीनिंग करनी पड़ती है बेटा, सफाई करनी पड़ती है, मिट्टी लगी होती है, तो आपको पहले क्लीनिंग करनी पड़ेगी बेटा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हो बेटा, एप्पल्स की बेटा वैक्सिंग होती है। वैक्सिंग मतलब वैक्स की परत बेटा एप्पल्स के ऊपर चढ़ाई जाती है। तभी आपने नोटिस करा होगा बहुत सारे एप्पल्स बेटा ऐसे होते हैं जो शाइन करते हैं, वो शाइन बेटा एक ही तरीके से आती है और वो है वैक्स। तो क्या क्या काम है, आपको एप्पल्स की क्लीनिंग करनी पड़ती है, वैक्सिंग करनी पड़ती है। अच्छा, फिर एप्पल्स की कार्टन्स में बेटा पैकेजिंग होती है, एक एक दर्जन के बेटा एप्पल्स का कार्टन्स बनाए जाते हैं, उनमें पैकिंग होती है। आपने देखा होगा एप्पल के ऊपर बेटा स्टिकर लगा होता है जिस पर रेट लिखा होता है, लेबलिंग, एप्पल्स की लेबलिंग करी जाती है। जब तक बेटा आप इन चीजों को नहीं करोगे ना, आपके एप्पल्स मार्केट में बिकेंगे नहीं। तो प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केट में बेचने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, ये प्रोसेसेस करना जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल, ताकि उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सके। अच्छा, ये मैं बता चुका हूं बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, प्रोसेसेस जो आप कर रहे हो ना, वो ऐसे होने चाहिए जिससे प्रोडक्ट की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज ना आए। अब बेटा ऐसा मत कर देना कि एप्पल की जगह जूस बना दिया, एप्पल जूस, बेटा वो तो प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया आपने। याद रखना, एप्पल जूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, एप्पल जूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्रोड्यूस है और वो टैक्सेबल है बेटा। तो उन्होंने कहा है प्रोसेसेस ऐसे करना जिससे प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज ना आए। वो पहले भी एप्पल थे, वो प्रोसेसेस के बाद भी क्या रहने चाहिए, एप्पल। ऐसा ना हो आपने एप्पल को चेंज करके कर दिया एप्पल जूस में, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर 11th पॉइंट। पक्का बताओ, बात समझ आई? तो बेटा बहुत सारे प्रोसेसेस के उन्होंने नाम दे रखे हैं, आपको मतलब जानने की बेटा जरूरत नहीं है। टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, क्योरिंग, सॉर्टिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग, लेबलिंग, such processes are necessary to make the product marketable। ये प्रोसेसेस करने जरूरी हैं ताकि प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सके। याद रखना इंपॉर्टेंट बात, इन प्रोसेसेस की वजह से प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज नहीं आना चाहिए। बात बताओ बेटा, समझ आई सबको? ठीक है, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूं बेटा पॉइंट, मेरे ख्याल से समझ आ रहा है सबको। अच्छा, अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा। अब बेटा अब अगला पॉइंट आता है ये वाला 5th पॉइंट। मैं बेटा स्टेप बाय स्टेप जैसे होता है ना वैसे करा रहा हूं आपको। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब सुनो बेटा, अज्यूम करो अब फसल मैंने बोई थी, फसल काट दी, थ्रेशिंग वगैरह सब हो गई, एडिबल पार्ट को इनएडिबल पार्ट से क्या कर दिया मैंने, सेपरेट। तो बेटा अब क्या है, अब बेटा ये जो किसान है ना, अब किसान के सामने अगली दिक्कत क्या है कि जब तक ये फसल मार्केट में बिकती नहीं, जब तक ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट में बिकता नहीं, इसे कहीं स्टोर करना पड़ेगा, किसी वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ेगा। तो इसने ना अपने खेत से कुछ दूरी पर
एक वेयरहाउस किराए पे ले लिया, ये बेटा वो वेयरहाउस है, फार्म पे सिचुएटेड नहीं है ये बेटा, कुछ दूरी पे सिचुएटेड है। उसने ये वेयरहाउस किराए पे ले लिया, ठीक है बेटा। इस वेयरहाउस का वो क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है। याद रखना इस रेंट पे बेटा जीएसटी नहीं आता है, एग्जेम्प्ट है। क्यों? बिकॉज दिस वेयरहाउस इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिलेटेड एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट। तो वेयरहाउस को क्यों स्टोर कर क्यों यूज कर रहे हो, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो बेटा वेयरहाउस को? फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिलेटेड एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट। लेकिन बेटा सुनो, लेकिन बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा ना ये वेयरहाउस कुछ दूरी पे सिचुएटेड है खेत से, तो बेटा आपको ट्रक्स यूज करने पड़ेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम फार्म टू वेयरहाउस। तो बेटा मैंने सर्विसेज पता है किसकी ली? जीटीए की। करा था ना हमने कल, मैंने जीटीए की बेटा सर्विसेज ली। मैंने बेटा जीटीए की सर्विसेज ली। सुनो, अब ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। सबसे पहले यहां पर देखना मेरी बात, सबसे पहले बेटा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इस ट्रक पे बेटा क्या किया जाएगा? लोड। तो लोडिंग की सर्विस, या मैं चलो थोड़ा सा सीरियल ऑर्डर में बोलूं बेटा, तो पहले मैंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की करी पैकिंग, पहले मैंने उन्हें पैक किया, फिर मैंने इस ट्रक पे उनकी करी लोडिंग। बेटा दोनों एग्जेम्प्ट है। मैंने कहा ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिलेटेड सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है, तो ये एग्जेम्प्ट है बेटा। अच्छा फिर बेटा ये जीटीए आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देगा। भाई जीटीए गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा ना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन करेगा फ्रॉम फार्म टू वेयरहाउस, ये भी क्या है? एग्जेम्प्ट। मैं इसमें एक बात बताऊंगा बेटा आपको। फिर ये ट्रक वेयरहाउस पे पहुंच गया, फिर सामान की क्या होगी बेटा? अनलोडिंग। सामान की अनलोडिंग होगी, अनलोडिंग भी बेटा क्या है? एग्जेम्प्ट। और वेयरहाउस में क्या होगी? स्टोरेज। वो स्टोरेज भी क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है। तो जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस हैं या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिलेटेड सर्विसेज हैं वो बेटा एग्जेम्प्ट है। तो पैकिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लोडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अनलोडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेटे एग्जेम्प्ट है। पढ़े एक बार, अब सुनना बेटा, ये ध्यान से नोटिस करना एक बात बेटा, ध्यान से सुनना है। लोडिंग कवर्ड है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, एग्जेम्प्ट। अनलोडिंग कवर्ड है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, एग्जेम्प्ट। पैकिंग कवर्ड है, एग्जेम्प्ट। स्टोरेज और वेयरहाउसिंग कवर्ड है, एग्जेम्प्ट। आपने नोटिस करा बेटा ट्रांसपोर्टेशन नहीं आया बेटा, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं आया। तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो जीटीए दे रही है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी बेटा, वो एग्जेम्प्ट है बेटा, लेकिन वो इस पॉइंट में कवर नहीं करी क्योंकि वो जीटीए की सर्विस तो ऑलरेडी हमने जो कल पॉइंट किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, याद करो बेटा, याद करो। जीटीए के थ्रू अगर आप 9 टाइप ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो तो वो एग्जेम्प्ट है। सबसे पहला कौन सा था? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मतलब जीटीए के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करवाओगे बेटा एग्जेम्प्ट है। 9 तरह के गुड्स थे ना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, एग्जेम्प्ट है बेटा। तो ट्रांसपोर्टेशन को इस पॉइंट में कवर नहीं करा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय जीटीए ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले पॉइंट में कवर्ड है बेटा, ठीक है। तो वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो इस पॉइंट के हिसाब से नहीं, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले पॉइंट के हिसाब से एग्जेम्प्ट है, ठीक है बच्चे। अच्छा अगला 6th लास्ट वाला बेटा, ये सर्विसेज बाय। अब सुनना बेटा, मेरी बात आगे की सुनना।
चलो अब बताओ बेटा, इस टाइम गुड्स कहाँ पर हैं आपके? वेयर हाउस में है ना, स्टोरेज। अब बेटा वेयर हाउस से बेटा ये गुड्स क्या जाते हैं? ये बेटा मार्केट में जाते हैं बिकने के लिए, ठीक है। मार्केट में ये गुड्स जाएंगे बेटा फॉर द पर्पस ऑफ सेल। लेकिन बेटा एक छोटी सी सोचने वाली बात आती है बेटा, जो किसान होता है ना वो बेटा एक अनपढ़ पर्सन है, इलिटरेट पर्सन है बेटा। अगर वो मार्केट में अपने प्रोड्यूस को बेचने जाएगा ना तो उसे बेटा वो कीमत नहीं मिलेगी उस प्रोड्यूस की जो कायदे में मिलनी चाहिए। तो बेटा बहुत सारी ना एजेंसीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी। पता है ये एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये एजेंसीज किसान को मार्केट में अपना प्रोड्यूस बेचने में क्या करती हैं? मदद करती हैं बेटा, ताकि किसान को अपने प्रोड्यूस का अच्छा दाम मार्केट में मिल पाए। नहीं तो बेटा बहुत सारे लोग किसानों को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का बेटा यही काम है कि वो किसान की मदद करेंगी अपने प्रोड्यूस को बेचने में और अच्छा पैसा रियलाइज करने में। तो इनकी भी सर्विसेज को क्या रखा गया है बेटा? एग्जेम्प्ट रखा गया है। ये आपसे छोटी मोटी बेटा कमीशन चार्ज करेंगी, कमीशन पे जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट है। क्यों? बिकॉज दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। समझ आ गई बेटा? तो फाइनली हमारा प्रोड्यूस बेटा मार्केट में बिक गया। अब बेटा एक छोटी सी बात लास्ट आती है हमारी, ये 7th, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। बेटा अब ये क्या होती है? मुझे ना एक बार बताओ बेटा, मैंने कल्टीवेशन करी, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, सॉइल टेस्टिंग, सीड टेस्टिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, दुनिया भर की चीज़ें करी बेटा, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, वैक्सिंग, ट्रिमिंग, बल्क पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब किया बेटा मैंने। लेकिन बेटा बिना प्रॉपर एजुकेशन के, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के आप ये सब काम नहीं कर सकते बेटा। तो फिर से बच्चे बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं कि खेती करनी कैसे है। बेटा जब तक ये नहीं पता होगा किसान को, किसान कैसे करेगा खेती। तो याद रखना, ये जो एजुकेशन और ट्रेनिंग की सर्विस किसानों को दी जा रही है, ये भी बेटा क्या रखी गई हैं? एग्जेम्प्ट रखी गई हैं। ये एजुकेशन और ट्रेनिंग की सर्विस भी बच्चे एग्जेम्प्ट है। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? तो ये बेटा हमने सारे पॉइंट्स अपने डायग्राम के थ्रू बेटा हमने कवर करे, ठीक है। चलो बेटा कुछ पॉइंट्स और कर लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्लियर हुआ बेटा? एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिलेटेड सारी एक्टिविटीज सीक्वेंस में याद करना बेटा, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है आपको। चलो कुछ छोटे छोटे और बेटा। अगला आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। अब बेटा एक बार बताओ, मैं आपसे पूछूंगा, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर वाला पॉइंट बेटा, मुझे बताओ राइस क्या बेटा पॉइंट नंबर 11 में जो हमने अभी पढ़ा ऊपर, उसमें कवर होता है बेटा राइस? बेटा राइस नहीं कवर होता। क्यों? मैंने आपको बताया था ना, राइस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है बेटा, राइस प्रोड्यूस का प्रोड्यूस है। तो याद रखना, राइस ऊपर वाले पॉइंट में 11th पॉइंट में एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिलेटेड एक्टिविटीज में कवर्ड नहीं है। तो राइस को बेटा, राइस को स्पेसिफिकली कवर किया गया है पॉइंट नंबर 12 में। सिर्फ किसको बेटा? राइस को। और उन्होंने कहा राइस के लोडिंग की सर्विस, अनलोडिंग की सर्विस, पैकिंग की सर्विस, स्टोरेज की सर्विस, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी, ठीक है। अच्छा फिर सिंपल बातें हैं बेटा कुछ और। सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, खास कुछ नहीं है इसमें। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब बेटा होता क्या है ना,
जैसे आपने अपने वेयर हाउस में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्टोर करके रखा है बेटा, लेकिन जब तक वो मार्केट में नहीं बिकता, चांसेस हैं बेटा, चांसेस हैं कि आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में कीड़ा लग सकता है बेटा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खराब हो सकता है, नुकसान हो जाएगा बेटा किसान को। तो किसान क्या करता है, फ्यूमिगेशन की सर्विसेज लेता है बेटा। फ्यूमिगेशन क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल। बेटा आपने देखा होगा ना, वो आपके गली मोहल्लों में, कॉलोनीज वगैरह में डीडीटी स्प्रेस करे जाते हैं बेटा डेंगू वगैरह के टाइम पे, ताकि मच्छर पैदा ना हो। वैसे ही बेटा वेयर हाउस जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्टोर्ड होता है, वहां पर फ्यूमिगेशन किया जाता है, पेस्ट कंट्रोल, छिड़काव किया जाता है, दवाइयों का छिड़काव किया जाता है ताकि कीड़ा ना लगे फसलों में। ठीक है, एग्जाम्प्ट रहेंगी बेटा वो सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेस। तो बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बेटा क्या होता है, बेटा वो लोग क्या करते हैं, जो मेल एनिमल्स होते हैं ना, मेल एनिमल्स जो होते हैं बेटा, उनके जो स्पर्म्स होते हैं, उनके जो स्पर्म्स होते हैं, उनको बेटा आर्टिफिशियली इंसर्ट करते हैं फीमेल एनिमल्स में। दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो याद रखना, अगर आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सर्विसेज ली हैं ऑफ लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स के, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सर्विस ली है अदर देन हॉर्सेस, तो बेटा वो एग्जेम्प्ट रहेगी। मतलब हॉर्सेस की लोगे तो टैक्सेबल है, बाकी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इसके अलावा बेटा सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, ये बेटा जैगरी है आपका, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीटल लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफी एंड टी। तो इनके स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को भी बच्चे एग्जेम्प्ट रखा गया है। सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ बेटा? जितना हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया सबको क्लियर हुआ? ठीक है, चलो बच्चे बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू।